वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम देखने वाले हैं रंगला 24 घंटा लो। मूवी की शुरुआत में हमें एसीपी नरसिम्हा को दिखाया जाता है जो टीवी पर न्यूज देख रहा है। उस न्यूज में 3 कैदियों की जेल से भागने की खबर दिखाई जा रही है। फिर एसीपी बाकी पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता है और कहता है कि नाकाबंदी कर दो और हर एक गाड़ी की अच्छे से तलाशी लो। फिर जब मीडिया कॉन्फ्रेंस में कैदियों के भाग जाने पर सवाल उठाती है तो एसीपी कहता है कि वो जल्द ही उन 3 कैदियों को पकड़ कर लेके आएगा। फिर हमें अचानक उन 3 कैदियों को इधर उधर भागते हुए दिखाया जाता है और वो तीनों एक घर की दीवार कूदकर घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी हम वहाँ पर विद्या को देखते हैं और उस वक्त उस घर की लाइट भी चली जाती है जिसके कारण उसे उन कैदियों की परछाई नजर आती है और ये देखकर वो काफी डर जाती है। अब वो अपनी जान बचाने की कोशिश करती है पर वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं और तभी अचानक घर की लाइट आती है। ये तीनों विद्या को डराकर बोलते हैं कि पुलिस हमारे पीछे पड़ी है और हम सब सिर्फ 1 घंटे के लिए तुम्हारे घर पर रुकने वाले हैं और अगर पुलिस आ गई तो तुम्हें उन्हें कुछ नहीं बताना है, समझी। तभी घर की डोरबेल बजती है और उन तीनों को लगता है कि पुलिस आ गई है, इसीलिए वो तीनों ऊपर किसी कमरे में जाकर छुपने के लिए एक अलमारी खोलते हैं। पर जैसे ही वो अलमारी खोलते हैं उसमें से एक आदमी की लाश बाहर आती है। वो तीनों लाश को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। ये सुनकर विद्या फौरन ऊपर आती है। फिर वो तीनों को उस लाश के साथ अंदर छिपा देती है और नीचे जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका पड़ोसी अब्बास पॉल आया हुआ है जो अक्सर विद्या का टाइम वेस्ट करके उसके साथ फ्लर्ट करता रहता है। अब विद्या कैसे भी करके उस पड़ोसी को घर से बाहर निकालती है। फिर विद्या ऊपर जाकर उन तीनों को अलमारी से बाहर निकालती है। वो विद्या से पूछते हैं कि तुमने बोला था कि तुम्हारा पति बाहर रहता है पर तुमने अपने पति की लाश को अलमारी में छुपा कर क्यों रखा हुआ है। तो फिर विद्या उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुनाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है पास्ट में जहां हम विद्या के पति राहुल की जिंदगी को देखते हैं। राहुल एक फेमस एड सेलिब्रिटी है जिसकी काफी सारी लड़कियां दीवानी हैं पर वो उन्हें ये बोलता है कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसके लिए वो पागल होगा। राहुल एक एड फिल्म की शूटिंग कर रहा होता है तभी हम देखते हैं कि विद्या शूटिंग के बीच में आकर गाड़ी के सामने एक बकरी के बच्चे को बचाती है जिसको देखकर तो राहुल काफी इंप्रेस हो जाता है और मानो जैसे उसे पहले ही नजर में प्यार हो गया हो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि विद्या एक अनाथ लड़की है और जब वो अगले दिन अपने अनाथ आश्रम में आती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने 1 करोड़ का डोनेशन किया है। अब इसका पता लगाने के लिए वो किचन में जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात फिर से राहुल से होती है जिसने ये डोनेशन दिया था और इससे पहले विद्या कुछ बोल पाती राहुल डायरेक्ट उसे वहीं प्रपोज कर देता है और फिर क्या था, मुलाकात प्यार में बदल जाती है और इसी के साथ उनकी शादी भी हो जाती है। अब इन दोनों की लव लाइफ काफी अच्छे से कट रही होती है। तभी अचानक एक दिन सुबह जब विद्या सोकर उठती है तो वो देखती है कि राहुल वहाँ मौजूद ही नहीं है और जब वो राहुल को ढूंढते ढूंढते एक कमरे में पहुंचती है तो वो देखती है कि राहुल दोनों की सुहागरात की कुछ वीडियोस को बड़ी आवाज में देख रहा है। अब दोबारा प्रेजेंट में दिखाते हैं। कहानी सुनाते सुनाते ही वहाँ कहीं से पानी आने लग जाता है जो देखकर विद्या और तीनों कैदियों को काफी अजीब भी लगता है। फिर वे पानी की डायरेक्शन को देखते देखते पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसने नल को खोल दिया था। इस बात को इग्नोर करते हुए विद्या अपनी कहानी फिर से शुरू करती है जिसमें वो उन सुहागरात की वीडियोस को देखने के बाद राहुल से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसने राहुल को वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहा था लेकिन राहुल ने उसकी बात नहीं मानी। फिर वो आगे बताती है कि अगली सुबह राहुल जब मुझसे माफी मांगने लगा और साथ में ये भी कहने लगा कि मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है तो फिर मैंने उसे माफ कर दिया। फिर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है जब दोनों एक दिन लंच के लिए एक बड़े से होटल में जाते हैं और जब ये लोग लंच करने के लिए बैठते हैं तभी एक आदमी पीछे से आकर विद्या की आंखें बंद कर देता है और विद्या उसे पहचान जाती है। दरअसल वो विद्या का कॉलेज दोस्त गणेश होता है और साथ में गणेश का दोस्त चेतू भी होता है। एक्चुअली गणेश आईएएस बनने की तैयारी कर रहा होता है। गणेश और विद्या की दोस्ती को देखकर राहुल की जलने लगती है, मतलब उसे गुस्सा आने लगता है और वो वहीं गणेश को बहुत ही भला बुरा कह देता है। ये सुनकर गणेश को बुरा लगता है और वो वहाँ से फौरन चला जाता है। विद्या को भी राहुल की बात पसंद नहीं आती। फिर वो राहुल को गणेश के साथ बीता हुआ एक किस्सा बताती है जहाँ कॉलेज के दिनों में विद्या और गणेश एक रोल प्ले कर रहे थे जिसमें गणेश अपने डायलॉग्स को भूल गया था और फिर उन डायलॉग्स को याद करने में विद्या ने उसकी मदद की थी। वो साथ ही साथ ये भी बताती है कि गणेश ने इसके बदले मेरी काफी रिस्पेक्ट भी की थी। बट गुस्से से जल रहे राहुल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और विद्या भी गुस्से में बिना खाए वहाँ से चली जाती है। अब एक दिन दास जो राहुल का असिस्टेंट होता है वो राहुल के घर अपनी छोटी बेटी को लेकर आता है। उसकी बच्ची के सर पर बाल नहीं होते तो विद्या उससे पूछती है ये क्या हुआ तो दास उसे बताता है कि मेरी बेटी को कैंसर है और केमोथेरेपी के लिए उसके बाल काट दिए गए हैं। वो साथ ही साथ ये भी बोलता है कि मुझे अब पैसों की जरूरत है। तभी राहुल वहां पर आ जाता है। अब दास राहुल को कुछ मॉडल्स की तस्वीरें दिखाता है जिन्हें एड शूट के लिए सिलेक्ट करना था बट राहुल खुद ना सिलेक्ट करके विद्या को उन 2 मॉडल्स में से किसी एक को सिलेक्ट करने के लिए कहता है। इसी बीच दास राहुल को अपनी बेटी की बीमारी के बारे में बताने लगता है कि उसकी बेटी के इलाज के लिए उसको
25 लाख रुपए की जरूरत है। ये सुनकर तो राहुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। और साथ ही साथ ये भी कहता है कि अगर पैसे देने के बाद तेरी बेटी जिंदा ना बचे तो इसमें तो मेरा ही नुकसान होगा ना। ये सुनकर दास को बहुत बुरा लगता है। अब दास ये सुनकर एक चेक बनाता है जिसमें वो गलती से 1 जीरो ज्यादा लिख देता है। अब इससे राहुल और गुस्सा हो जाता है और उसकी बेटी के सामने ही उसको मारने लगता है। ये सब देखकर दास वहाँ से रोते हुए निकल जाता है बेचारा। अब राहुल की इस हरकत के बाद विद्या उससे पूछती है कि अगर तुम मेरे अनाथ आश्रम में 1 करोड़ रुपए दान कर सकते हो तो क्या तुम अपने दोस्त की बेटी के ऑपरेशन के लिए 25 लाख नहीं दे सकते? तब राहुल उससे कहता है कि वो 1 करोड़ तो मैंने आश्रम में उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि तुम्हें हासिल करने के लिए दिए थे। अगले दिन हम देखते हैं कि राहुल को एक बड़ी एड कंपनी का ओनर बहुत डांट रहा होता है और कहता है कि तुमने मेरी कंपनी के लिए अच्छे मॉडल्स को रिप्रेजेंट नहीं किया। ओनर की डांट सुनने के बाद राहुल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ भी करके अपने गुस्से को काबू करता है। और इसी बीच विद्या भी उसे काफी बार फोन करती है, लेकिन राहुल इसका कोई जवाब नहीं देता। बट जैसे ही मीटिंग खत्म होने के बाद जब राहुल घर पहुंचता है और विद्या से पूछता है कि ऐसी क्या जरूरी बात आ पड़ी कि तुम इतने फोन करने लग गई थी, तो विद्या उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर तो राहुल भी बहुत खुश हो जाता है। फिर दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर विद्या की रिपोर्ट देखने के बाद बोलती है विद्या की रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है और उसे अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। ये सुनकर तो विद्या रोने लगती है, पर राहुल कहता है कि मेरे लिए विद्या से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है और वो डॉक्टर को अबॉर्शन करने के लिए हाँ कर देता है और फाइनली विद्या का अबॉर्शन हो जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि राहुल यूएसए कंपनी वालों को एक नई मॉडल की तस्वीर दिखाता है जिसको देखकर कंपनी वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो फोटो किसी और की नहीं बल्कि विद्या की होती है। वहीं दूसरी तरफ विद्या को हॉस्पिटल में सिस्टर से पता चलता है कि उसका दरअसल अबॉर्शन नहीं बल्कि यूट्रस रिमूव कर दिया गया है, यानी कि वो इन फ्यूचर अब कभी भी मां नहीं बन सकती और ऐसा करने के लिए राहुल ने डॉक्टर को बोला था। ये सुनने के बाद तो विद्या बहुत रोने लगती है कि मेरे साथ क्या हो गया। और इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ वो 3 कैदी विद्या से कहते हैं कि तुम्हारा पति हैवान था जिसे तुमने मार के कोई गलती नहीं की। और फिर से हम कहानी की ओर आते हैं जहाँ राहुल विद्या के पास आता है और तब विद्या उसको एक थप्पड़ मारकर पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो राहुल कहता है कि अगर तुम माँ बन जाती तो मेरे लिए एक दिक्कत बन जाती। साथ ही साथ वो उससे ये भी कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, बस उसको एक न्यूड फोटो शूट करना होगा जिसके लिए उसे फॉरेन कंपनी ने ऑफर किया था। ये सारी बातें सुनकर विद्या उसे साफ साफ मना कर देती है, पर अब राहुल बहुत जिद्दी है, इसीलिए वो विद्या को उसकी फर्स्ट नाइट वाली वीडियो दिखाकर बहुत ब्लैकमेल करता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये न्यूड फोटोशूट करवाना ही होगा, नहीं तो मैं ये वायरल कर दूंगा। मजबूरी के कारण विद्या इस बात को अपने दोस्त गणेश को बताती है। तभी वहाँ पर राहुल और दास भी आ जाते हैं और उनको देखकर राहुल कुछ भी फालतू की बातें करने लगता है। राहुल की अजीब बातें सुनकर गणेश को बहुत गुस्सा आता है और दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। आखिर में गणेश राहुल को मारने वाला होता है, पर विद्या उसको रोक लेती है, कुछ भी करके उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है और विद्या की बात मानकर गणेश भी वहाँ से चला जाता है। फिर गणेश के जाने के बाद राहुल चाकू हाथ में लेकर विद्या पर अटैक करता है और उसको मारने की कोशिश करता है, पर विद्या खुद को बचाने की कोशिश में राहुल को ही मौत के घाट उतार देती है। तो उसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां घर में अचानक कहीं धुआं आने लगता है और देखते देखते एक रूम के पर्दे जलने लगते हैं। फिर वो तीनों कैदी मिलकर उसको बुझाते हैं। वैसे एक बात तो समझ नहीं आ रही है कि कभी पानी आ जाता है तो कभी धुआं जाता है, पर आखिर ये कर कौन रहा है? खैर ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद विद्या बालकनी में जाती है तो हम दास को देखते हैं जो विद्या से छुपने की कोशिश कर रहा था। अब वो तीनों कैदी विद्या से पूछते हैं कि इतना सब हो जाने के बाद अब तुम क्या करोगे? तब विद्या कहती है कि वो पुलिस को सरेंडर कर देगी, पर वो तीनों कैदी उसको सरेंडर करने से रोक देते हैं और उसको एक मस्त आइडिया देते हैं। वो कहते हैं कि हमें इसकी लाश को जला देना चाहिए जिससे किसी को भी पता नहीं चलेगा और तुम पर कोई शक भी नहीं करेगा। फिर विद्या उनकी मदद से राहुल की लाश को कार की डिक्की में डाल देती है और अपने फार्म हाउस जाने लगती है। वो तीनों कैदी भी कार में छिपे होते हैं, पर रास्ते में पुलिस द्वारा बहुत ही खतरनाक चेकिंग हो रही होती है। अब ये सब पकड़े जाने वाले हैं। तभी विद्या कार को लॉक करके बाहर निकलती है और एक पुलिस वाले से कहती है कि सर बहुत इमरजेंसी है, मुझे हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट करने के लिए जाना है क्योंकि किसी पेशेंट की बहुत तबीयत खराब है। ये सुनकर पुलिस उसकी गाड़ी की जल्दी तलाशी करके उसको रवाना करने की कोशिश करता है। अब पुलिस वाला विद्या की कार चेक करने के लिए उसे बोलता है कि कार का लॉक खोलो, पर विद्या जैसे ही लॉक खोलने वाली होती है तभी दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर आकर उसको रोक लेता है और कहता है कि इन्हें जाने दो, इनको ब्लड डोनेट करना है। अब मौके का फायदा उठाकर वो चारों वहां से निकल जाते हैं और लाश को ले जाकर अपने फार्म हाउस पे जला देते हैं।
लाश को जलता हुआ देखकर विद्या रोने लगती है और उसे बहुत दुख भी होता है। विद्या की यह हालत देखकर वो तीनों कैदी उसे घर जाने के लिए कहते हैं। उसी रात विद्या को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें वो देखती है कि राहुल जिंदा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर तो विद्या काफी ज्यादा डर जाती है, बट चौंकाने वाली बात तो तब होती है जब विद्या को राहुल के फोन से किसी का कॉल आता है। ये देखकर तो विद्या बहुत हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो सकता है, आखिर राहुल कैसे कॉल कर सकता है जबकि वो तो मर चुका है। तभी कुछ देर बाद उसे किसी अजनबी का कॉल आता है जो कल रात हुई घटना के बारे में उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि मुझे मालूम है जो कल हुआ और इन सारे सबूतों को मिटाने के लिए मुझे 25 लाख चाहिए। अब ये बात सुनते ही विद्या का शक दास पर जाता है क्योंकि दास को भी अपनी बेटी के इलाज के लिए 25 लाख रुपए की जरूरत होती है। अब विद्या उस ब्लैकमेलर की बात मानकर अपने लॉकर से 25 लाख रुपए निकालकर उस जगह पे पहुंच जाती है जहां उस आदमी ने उसको पैसे के लिए बोला होता है। इसी बीच वो ब्लैकमेलर भी वहां पहुंच जाता है, बट मुंह पर मास्क लगाने के कारण विद्या उसे पहचान नहीं पाती। जब विद्या उसका मास्क हटाने की कोशिश करती है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पुलिस आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है और फिर एक पुलिस वाला आकर उस आदमी का मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि ये तो वही पुलिस इंस्पेक्टर है जिसने कल रात विद्या को कार चेकिंग करने से बचाया था और बिना चेक किए भेज दिया था। वो आरोपी इंस्पेक्टर बताता है कि कल रात को उसने विद्या की कार की डिक्की से खून निकलते हुए देखा था, जिससे उसको शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो आगे बताता है कि फिर मैंने विद्या के जाने के बाद उसकी कार को फॉलो किया और फिर विद्या की कार अचानक कहीं गायब हो गई। फिर कुछ देर बाद मैंने विद्या की कार को एक फार्म हाउस से बाहर आते हुए देखा तो उस फार्म हाउस में किसी की लाश जल रही थी, इसलिए मैंने इन सबूतों के सहारे विद्या को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब एक कांस्टेबल ने देख लिया था जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। इसके बाद एसपी नरसिम्हा उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देता है। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए विद्या को अंदर बुलाया जाता है और एसपी विद्या से लाश के बारे में पूछता है तो विद्या सीधे सीधे साफ साफ बोल देती है कि हाँ सर, मैंने ही अपने पति का खून किया और मेरा पति और कोई नहीं बल्कि फेमस एड फिल्म मेकर राहुल है। अब ये सुनकर एसपी नरसिम्हा फॉरेंसिक टीम को विद्या के फार्म हाउस में भेजता है जिसमें उन्हें राहुल के घर के बाहर मर्डर वेपन मिल जाते हैं, जिसको लेकर वो फॉरेंसिक टीम के पास जाते हैं। इसके बाद विद्या के फोन पर गणेश का कॉल आता है। तभी एसपी विद्या को फोन उठाकर स्पीकर पर रखने के लिए बोलता है। अब इस मुश्किल का हल निकालने के लिए एसपी नरसिम्हा गणेश और चेतु को स्टेशन बुलाता है और उन्हें बताता है कि विद्या ने अपने पति राहुल को मार दिया, जिसपे गणेश को तो विश्वास ही नहीं होता और वो एसपी से कहता है कि मुझे विद्या से बात करनी है। वो विद्या से कहता है कि मुझे पता है तुमने राहुल को नहीं मारा, फिर तुमने ये इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? तो विद्या कहती है कि मुझे पता है राहुल को तुमने ही मारा है क्योंकि गणेश, मैंने तुम्हें उस दिन घर से दीवार से कूदते हुए देख लिया था। अब विद्या की अजीब बात सुनकर गणेश चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हारे पति से झगड़ा होने के बाद और तुम्हारे रोकने के बाद मैं तुम्हारे घर वापस नहीं आया और मैंने सच में राहुल को नहीं मारा। तब विद्या कहती है कि अगर तुमने राहुल को नहीं मारा और मैंने भी राहुल को नहीं मारा तो फिर राहुल को किसने मारा? तभी ये सारी बातें एसपी नरसिम्हा सुन लेता है। विद्या एसपी को बताती है कि उसने राहुल को नहीं मारा, उसको लगा था कि गणेश ने राहुल को मारा, इसलिए गणेश को बचाने के लिए उसने सारा इल्जाम अपने सर पर ले लिया, पर गणेश ने भी राहुल को नहीं मारा है। लेकिन दोस्तों यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस। फिर हमें फ्लैशबैक में जाकर वो सीन दिखाया जाता है जो उस रात हुआ था, जहाँ राहुल चाकू लेकर विद्या को मारने जा रहा होता है, पर विद्या एक कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ देर बाद राहुल के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है तो विद्या पीछे के दरवाजे से आकर देखती है कि वहाँ पर राहुल की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने के लिए पुलिस सबके फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाती है, बट किसी के भी फिंगरप्रिंट उस चाकू के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। इसके बाद एसपी विद्या से पूछता है कि कल रात जब राहुल और गणेश के बीच हाथापाई हो रही थी, क्या तब कोई और भी वहां आया था या नहीं? तो विद्या बताती है कि उस समय ये राहुल का वर्कर दास भी वहां मौजूद था। इसलिए एसपी विद्या को दास को फोन लगाने को कहता है, पर दास का फोन नहीं लगता और उसके घर पर भी लॉक होता है। तभी हम अचानक दास को देखते हैं, वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रहा होता है और वो बहुत घबराया हुआ भी है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद एसपी विद्या गणेश और चेतु को छोड़ देता है। अब विद्या जब घर जाती है तभी वो राहुल का फोन देखती है तो उसे मैसेज दिखाई देता है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है, जिसे दिखाने वो फौरन एसपी नरसिम्हा के घर जाती है, पर वहाँ कल रात वाले वो 3 कैदी मौजूद होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि दरअसल राहुल के फोन पे जो मैसेज विद्या ने देखा था वो एसपी नरसिम्हा का ही था, जिसमें लिखा हुआ था कि मेघना केस के 3 कैदी जेल तोड़कर भाग गए, तुम संभल के रहो। ये नया कंफ्यूजन क्रिएट होने के बाद विद्या उन तीनों से पूछती है, आखिर में राहुल और एसपी का क्या कनेक्शन है और तुम्हारा मेघना का क्या कनेक्शन है? तब वो तीनों अपनी दर्द भरी कहानी सुनाने लगते हैं। वो कहते हैं कि हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ में रहते थे। पुनीत और मेघना के बीच प्यार हो गया था एंड मेघना एक मॉडल बनना चाहती थी, इसलिए पुनीत और उसके दोस्त मेघना को सपोर्ट करना चाहते थे। इसीलिए वो मेघना के सिलेक्शन के लिए उसकी फोटो दास के पास देते हैं। और दोस्तों, आपको याद होगा कि राहुल के कहने पर विद्या ने जिस लड़की को सिलेक्ट किया था वो कोई और नहीं बल्कि मेघना ही थी।
सिलेक्शन होने के बाद राहुल मेघना को एड शूट के लिए बुलाता है। राहुल मेघना को एक हार देता है और उसे कहता है कि एक न्यूड फोटोशूट है और तुम्हें कपड़े उतारने होंगे। बट मेघना को कोई न्यूड फोटोशूट नहीं करवाना था, इसलिए वो मना कर देती है। पर राहुल उससे जबरदस्ती करने लगता है, जिससे मेघना गुस्से में आकर राहुल को एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर तो राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो मेघना को मारने लगता है। मेघना की आवाज को सुनकर वो तीनों दोस्त गेट खोलकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, पर वो नहीं जा पाते। फिर राहुल मेघना को मार देता है। तब वो तीनों दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और राहुल से खूब लड़ते हैं। पर तभी वहां एसपी नरसिम्हा आकर राहुल को बचा लेता है। और यही नहीं, वो उन तीनों को एक ड्रग्स वाला इंजेक्शन देकर एक सीन क्रिएट करता है, जिससे ऐसा लगे कि उन तीनों ने मेघना का रेप करके उसका मर्डर कर दिया है। मेघना की सांसें अभी चल रही होती हैं और एसपी नरसिम्हा उसे बेरहमी से मार देता है और उन तीनों दोस्तों का एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देता है। इसके बाद वो तीनों विद्या को बताते हैं कि उन तीनों ने कैसे कल रात राहुल को उसके घर में घुसकर मारा और फिर दीवार कूदकर निकल गए। पर जैसे ही उन्होंने सामने से पुलिस की गाड़ी को देखा, तभी वो वापस राहुल के घर में घुस गए और फिर अंदर घुसने के बाद राहुल की डेड बॉडी वहां न देखकर वो शॉक हो गए। वो आगे कहते हैं कि पर तुम्हारी कहानी सुनने के बाद हमें हमारी मेघना की याद आ गई, जिस वजह से हमने तुम्हारी मदद की। और इस सब से पता चल जाता है कि इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड एसीपी नरसिम्हा ही है। अब वो सब उसे मारने का प्लान बनाते हैं, पर तभी वहां पर नरसिम्हा पहुंच जाता है और इन सभी पर फायरिंग करता है, जिसमें इन चारों के बीच बहुत ज्यादा हाथापाई होती है। लेकिन आखिर में बड़ी मुश्किलों के बाद ये तीनों नरसिम्हा को मौत के घाट उतारे देते हैं, क्योंकि एसपी नरसिम्हा ही मेघना की मौत का असली जिम्मेदार था। अब सब कुछ ठीक होने के बाद विद्या 25 लाख रुपए देकर दास के पास जाती है ताकि उसकी बेटी का इलाज हो जाए। तब वही दास विद्या को बताता है कि कल रात जब राहुल और गणेश के बीच लड़ाई हो रही थी, तब मैंने ही लॉकर से पैसे चुराने की कोशिश की थी, पर मैं उन्हें चुरा नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं वहीं पर छिप गया। एक्चुअली हुआ ये था कि जब उन 3 कैदियों ने राहुल को जान से मारा, तब दास ने उन्हें देख लिया था। फिर जब विद्या उन तीनों को अपनी कहानी बता रही थी, तब दास ने ही उनका ध्यान भटकाने के लिए बाथरूम में वो टैप खोल दिया था। फिर भी वो घर से बाहर नहीं जा पाया, तो उसने पर्दे में आग लगा दी और बड़ी ही चालाकी से घर से बाहर निकल गया। इतना सच बताने के बाद दास विद्या से अपने गुनाहों की माफी मांगता है। फिर आखिर में दोस्तों हम देखते हैं कि विद्या वापस अपने अनाथ आश्रम आ जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं अगली मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।